दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर एक फंडामेंटल ढांचा होता है जिसकी बुनियाद पे देश का फ्यूचर कैसा होगा ये डिसाइड होता है। आप चाहे आज की दुनिया उठाकर देख सकते हैं या फिर 100 साल पहले की दुनिया। इंफ्रास्ट्रक्चर एक की रोल प्ले करता है किसी भी देश की तरक्की में। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या अहमियत होती है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई भी देश सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लेता है तो उसके देश की जीडीपी 50% सिर्फ इसी क्षेत्र से कंट्रीब्यूट हो जाती है। आज के टाइम में हमारे पास एक शाइनिंग एग्जांपल है चाइना। चाइना के पास कुछ नहीं था आज से 30 साल पहले, लेकिन आज जो एक मैसिव चाइना देखते हैं और जो एक सुपर पावर बनने जा रहा है उसकी बुनियाद रखी गई थी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से। चाइना ने पिछले 30 सालों में इतने पैसे खर्च करे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जितना उसकी जीडीपी नहीं होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ रोड्स, ब्रिज, बिल्डिंग्स बनाना नहीं होता। इसमें आप हर सेक्टर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। वो चाहे स्पेस का सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, एजुकेशन का या फिर फार्मिंग का सेक्टर। फाइनली इंडिया ने ये बात समझी। पहले अमेरिका का मिरेकल देखा, फिर चाइना का। बिना बेसिक स्ट्रक्चर के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ये बात इंडिया ने सीखी, भले ही थोड़े लेट में। और आज के टाइम हम चाइना की तरह इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, जहां आने वाले 8 सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जिससे इंडिया की पहचान बनेगी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगी। यानी सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि इंडिया अब जो भी बिल्ड करेगा वो बड़ा नहीं होगा, वो सबसे बड़ा होगा। वो चाहे रोड या ब्रिज हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी का सेक्टर। इसीलिए मैं आपके लिए ऐसे 15 मेगा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। इनमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनके ऊपर सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। जहाँ पे हम कुछ लंबे एक्सप्रेसवेज बना रहे होंगे तो कुछ टेक्नोलॉजिकल मिरेकल कर रहे होंगे स्पेस में। आने वाले 8 साल इंडिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाले होंगे। और यही 8 साल में इंडिया को वो मुकाम बनाना होगा जिससे एक बुनियाद बन सके भारत के उदय का, जो चाइना को टक्कर देगा। और इसकी शुरुआत इन 15 मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने से होगी। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट अभी बनाए जा रहे हैं तो कुछ प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही है। मैं आपको जो लिस्ट दूंगा उनमें कोई रैंक नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। सभी मेगा प्रोजेक्ट अपने आप में एक महत्वपूर्ण है देश की तरक्की के लिए। सभी का अपना अपना रोल होगा और इसीलिए मेरे लिए ये सभी मेगा प्रोजेक्ट एक समान है, जो देश की तरक्की में योगदान देंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इनमें से आपके मुताबिक कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं आप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रोजेक्ट से। पहला प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। दोस्तों, हाइपरलूप के बारे में आपने पहली बार सुना होगा जब महाराष्ट्र के पिछले चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने वर्जिन हाइपरलूप के टेस्टिंग साइट पे भी विजिट किया, जहां पे इस कंपनी ने स्पेशल ट्रेन का शोकेस किया था। बात आगे बढ़ रही थी, लेकिन इलेक्शन में सरकार चेंज हुई तो बात को कुछ वजहों से रोक दिया गया। ये प्रोजेक्ट अभी रोक दिया गया है, लेकिन हाइपरलूप इंडिया के लिए आगे फ्यूचर में आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली सरकार द्वारा ये इंडिकेटर दिया गया है कि भारतीय रेलवे हाइपरलूप और हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन के लिए विचार कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रेलवे इसके लिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रही है। फिलहाल अभी ये विचार ऑन पेपर है, आगे क्या प्रोग्रेस होता है ये आगे पता चलेगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इंडिया में हाइपरलूप ट्रेन आने की 100% गारंटी है, क्योंकि सिर्फ इंडियन रेलवे नहीं बल्कि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में भी एक हाइपरलूप ट्रेन का प्रपोजल रखा गया है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये पूरा मेड इन इंडिया होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा भारतीय रेलवे खुद इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है। दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है दुनिया का पहला मोटरेबल रोड ऑन ग्लेशियर। दोस्तों, प्रोजेक्ट हिमांग के तहत लद्दाख में इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का पहला रोड बनाया जा रहा है, जो 18,000 फीट की ऊंचाई पे ग्लेशियर के बीचों बीच से गुजरेगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि लद्दाख वो इलाका है जहाँ पे आपको बहुत से ग्लेशियर्स देखने को मिल जाते हैं और माना जाता है ये ग्लेशियर्स हजारों लाखों साल पुराने हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है लद्दाख तक पहुँचने में, क्योंकि ये ग्लेशियर बीच रास्ते में ही आते हैं। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग तो 1985 से ही की जा रही है, लेकिन इसको पूरा करना आसान नहीं रहा है किसी के लिए, क्योंकि ये रोड जहाँ पे बनाया जा रहा है वहाँ सर्दी के मौसम में टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुँच जाता है और सबसे गर्म दिन में भी सिर्फ 12 डिग्री का ही टेम्परेचर रहता है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है इतने सर्द मौसम में ग्लेशियर्स को काट कर रोड बनाना, जहाँ पे हड्डियां तक जम जाती हैं। और इस काम को करने का जिम्मा उठाया है BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिन्होंने इसके पहले सेक्शन का काम पूरा कर लिया है जो 15 किलोमीटर का है और आगे के लिए काम चालू है। ये रोड जब बनकर रेडी होगा तो यहाँ से आप ट्रक को भी ले जा सकते हैं। यह प्रोजेक्ट भारत के सिक्योरिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसके जरिए ससोमा से ससेरला के लिए डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आर्मी के ट्रक भी आ जा सकते हैं। नंबर 3 पे है गगनयान मिशन।
15 अगस्त 2018 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले पे पूरे देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि भारत से हम 2021-22 से इंसानों को भेजेंगे स्पेस में, और अगर भारत ऐसा कर लेता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद। हालांकि इससे पहले भारत से राकेश शर्मा 1984 को स्पेस में जा चुके हैं, लेकिन इनको ले जाने वाला इंडिया नहीं था बल्कि USSR था। और जो हमारा मिशन होगा गगनयान, इससे हम खुद के बनाए हुए रॉकेट से इंसानों को भेजेंगे। इसके लिए इसरो की तैयारी जोरों से चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने उन लोगों को चुन लिया है जो इस मिशन पे जाएंगे। हालांकि उनकी पहचान अभी सरकार ने छुपा के रखी है। यह मिशन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके जरिए हम दुनिया को अपने विज्ञान की क्षमता दिखा सकते हैं। यह मिशन नए भारत की मिसाल बनेगा और हमें हमारे इसरो पे पूरा भरोसा है कि वो ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसरो के सपोर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, और इसी मिशन पे सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। इस मिशन के जरिए हम दुनिया को ये भी दिखा सकते हैं कि कम बजट में भी इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन इतने बड़े मिशन के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है, और इसकी वजह आप लोग जानते होंगे, यह है कोविड, जिसकी वजह से दुनिया 2 साल डिले हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही समझा। इस पेंडेमिक की वजह से इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट 1 से लेकर के 2 साल के लिए डिले कर दिए गए हैं। और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक अब गगनयान मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है भारत का अपना स्पेस स्टेशन। दोस्तों, इसरो के चीफ के सिवान ने यह कहा कि 2030 तक भारत खुद का अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। और दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है स्पेस स्टेशन बिल्ड करना। ये गगनयान मिशन से कई गुना चैलेंजिंग और एक्सपेंसिव है। आज के टाइम अभी तक सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन है जिसको अमेरिका, रसिया और यूरोपियन यूनियन के साथ जापान द्वारा मिलकर बनाया गया है। इसीलिए इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। इसमें इतने सारे देश इसलिए शामिल हुए क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को कोई अकेला देश फंड नहीं कर पाता। लगभग $100 बिलियन से ज्यादा का पैसा लगा इसको बिल्ड करने में, और ये कहा जा रहा है कि ये स्पेस स्टेशन जल्द ही रिटायर हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका और बड़े स्पेस स्टेशन की तैयारी करेगा। हालांकि उससे पहले चाइना भी अपना स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहा है। चाइना का यह स्पेस स्टेशन IIS से छोटा होगा, जिसका बजट 50 से $60 बिलियन का बताया जा रहा है। हालांकि चाइना की तरफ से अभी ऑफिशियल बजट नहीं रिवील किया गया है, लेकिन जो जानकार हैं उनके मुताबिक चाइना 50 से $60 बिलियन के अमाउंट को खर्च करेगा। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का स्पेस स्टेशन चाइना के स्पेस स्टेशन से छोटा होगा और इसका बजट 15 से $20 बिलियन के करीब होगा। हालांकि इसमें अभी टाइम है, हो सकता है जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो इसका बजट भी बढ़ सकता है। भारत चाहता तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को जॉइंट वेंचर में बना सकता था, लेकिन हम नहीं चाहते कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए हमें किसी और देश की परमिशन लेनी पड़े। अगला प्रोजेक्ट है वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज। जम्मू कश्मीर भारत का वो इलाका है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और इसी के चलते अभी तक हम श्रीनगर को डायरेक्ट रेलवे से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं रेस्ट ऑफ इंडिया से। लेकिन सिर्फ कुछ टाइम का ही वेट करना होगा जब कन्याकुमारी से श्रीनगर तक आप रेलवे से जा सकेंगे। ये सपना देखा था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जो ये रेलवे लाइन बनाई जा रही है श्रीनगर के लिए, इसमें आपको बहुत से सुरंग और ब्रिजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब में से जिस ब्रिज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है चेनाब ब्रिज। ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज होगा बनने के बाद। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, इंडिया अब जो बिल्ड कर रहा है वो बड़ा नहीं होगा बल्कि सबसे बड़ा होगा, और ये ब्रिज एक रिकॉर्ड कायम करेगा। वैसे इस ब्रिज को बन जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ पे ये बनाया जा रहा है वो इलाका काफी चैलेंजिंग है। दोस्तों, हिमालयन माउंटेन ज्यादा पुराने नहीं है, जिसकी वजह से जो यहाँ की मिट्टी है वो बहुत कमजोर है, और इंजीनियर्स को इस चैलेंज का सामना भी करना पड़ा था। इसी के चलते एक बार तो इसको कैंसिल भी कर दिया गया था। फाइनली इसमें अब तेजी से काम चालू है, और इसका जो आर्च वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 2010 से स्टार्ट हुआ था और 2015 में कंप्लीट करना था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये इतना आसान नहीं था। अब ये कहा जा रहा है कि इसको 2022 या 23 के स्टार्ट में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में अगला मेगा प्रोजेक्ट है 4 धाम हाईवे। दोस्तों, अगर आपको कोई बोले मुझे 4 धाम की यात्रा करना है तो मुझे किस राज्य में जाना होगा, तो सामने वाले का सीधा आंसर होगा कि उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड ही वो राज्य है जहाँ आपको चारों धाम के दर्शन मिल जाएंगे, जिनको हिंदुइज्म में एक पवित्र स्थान माना जाता है। और यहाँ तक जाना सभी की इच्छा होती है, लेकिन कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी न होने की वजह से यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी और नितिन गडकरी जी ने 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जहाँ पे इन वर्ल्ड क्लास हाईवे से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा। यह मेगा प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है
और क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में बनाया जा रहा है तो इसके लिए पहाड़ों को काटना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत से प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ। हालांकि इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जितना हो सके उतने कम पहाड़ों को काटा जाए, इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको बहुत से ब्रिजेस और सुरंग देखने को मिल जाएंगे, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा कम हो जाता है, जो देखने में भी काफी शानदार लगेगा अगर आप यहाँ से ट्रेवल करेंगे तो। न सिर्फ धार्मिक तौर पे बल्कि आर्थिक तौर पे भी ये एक मेगा प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उत्तराखंड के लिए। दोस्तों, अगर आपको 4 धाम की यात्रा करनी है और आपको कार या बस से नहीं जाना है तो चिंता मत करिए, क्योंकि जो अगला मेगा प्रोजेक्ट है वो इसका समाधान निकालेगा। जी हाँ, अगला जो मेगा प्रोजेक्ट है वो है 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट। 4 धाम हाईवेज की तरह इस रेलवे प्रोजेक्ट को भी बनाया जा रहा है, यानी अब 4 धाम को सिर्फ हाईवेज नहीं बल्कि रेलवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। यह एक ट्विन रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा जो डोईवाला रेलवे स्टेशन से गंगोत्री, यमुनोत्री और कर्णाप्रयाग रेलवे स्टेशन से केदारनाथ और बद्रीनाथ तक बनाया जाएगा। दोस्तों, अगला प्रोजेक्ट है हाई स्पीड रेलवे कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। दोस्तों, आज के टाइम तेज रफ्तार विकास के लिए तेज रफ्तार कनेक्टिविटी की जरूरत होती है और इसीलिए हमारे देश के बड़े बड़े मेगा सिटीज को बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करने की प्लानिंग की जा रही है, जहां पे आने वाले 20 सालों में मल्टी बिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इनमें से बहुत से रूट आज के टाइम बन रहे हैं अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से बड़े होंगे। खैर, इसमें मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगला जो मेगा प्रोजेक्ट है वो है भारतमाला। दोस्तों, हमारे देश के विजनरी मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का सपना यह है कि आने वाले टाइम में हमारे देश की सड़कें अमेरिका और चाइना को टक्कर दें और इसी सपने को साकार करने के लिए 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा के इस बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। एम यह था कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनको 4 लेन में बदला जाएगा और जितने भी बड़े बड़े कमर्शियल हब हैं या फिर जिनके अंदर ये क्षमता है बनने की, उनको एक्सप्रेसवेज के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। इस काम को 2 भागों में बांटा गया था, फेज 1 और फेज 2। आज के टाइम जो फेज 1 है उसके ऊपर काम चालू है। पहले फेज को 2022 में कंप्लीट करने की डेडलाइन थी, लेकिन रेटिंग एजेंसी ICRA ने कहा है कि जो फेज 1 होगा उसको 4 साल के लिए डिले का सामना करना पड़ सकता है, यानी अब फेज 1 2026 में कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत से इश्यूज निकल के सामने आ रहे हैं, जिनमें से लैंड एक्विजिशन में देरी, कॉस्ट ओवररन और मल्टीपल कोरोना वेव्स इसके मेन रीजन है। जो पहले फेज का कॉस्ट था उसको 5.35 लाख करोड़ तक का एस्टिमेट किया गया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये 8.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फेज 1 डिले हुआ तो इसके चलते फेज 2 भी डिले होगा। NHAI ने फेज 2 पे ऑलरेडी काम चालू कर दिया है। NHAI ने 5000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क पे प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, यानी हो सकता है कि फेज 2 को इसी फेज 1 के पैरेलल चलाया जाए और मुझे पूरा यकीन है ये आइडिया खुद नितिन गडकरी जी ने दिया होगा। दोस्तों, अगला मेगा प्रोजेक्ट है सागरमाला। भारतमाला की तरह सागरमाला भी एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसका बजट 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में हम भारत के कोस्टल सिटीज में नए पोर्ट विकसित करेंगे और जो पुराने पोर्ट हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। सागरमाला और भारतमाला दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारतमाला के अंडर हम हाईवेज का निर्माण करेंगे, लॉजिस्टिक हब्स बनाएंगे ताकि जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज में कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती हो तो उसको आसानी से पोर्ट तक लाया जा सके, फिर उसको हम पोर्ट के जरिए मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाए। दोस्तों, इस तरह का मॉडल चाइना ऑलरेडी बना चुका है, जिसका नतीजा आज हम देखते हैं चाइना में। अगर आप इंडिया में मैप देखें तो भारत के जितने भी कोस्टल जोन है वो सब साउथ में मिलेंगे और ये भी सही बात है कि जितने भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो अपने प्लांट को पोर्ट से जितना हो सके नजदीक बनाती हैं ताकि उनको जो लॉजिस्टिक का खर्चा है उसको कम उठाना पड़े अपने प्रोडक्ट को किसी भी पोर्ट तक ले जाने के लिए। लेकिन फिर यहीं पर रोल आता है भारतमाला का, जिसमें हम हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज का निर्माण कर रहे हैं ताकि जो नॉर्थ के स्टेट हैं उनको अपने प्रोडक्ट को पोर्ट तक ले जाने में ज्यादा खर्चा न करना पड़े। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतमाला और सागरमाला ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट भारत की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेंगे। अगर सागरमाला के बैकग्राउंड की बात करें तो इसका प्रपोजल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से दिया गया था, लेकिन उस टाइम भारत के पास इतना पैसा नहीं था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को फंड कर सके। फिर 2015 में मोदी सरकार ने फाइनली इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया, जिसके अंडर पोर्ट का विस्तार किया जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, गगनयान और स्पेस स्टेशन की तरह इसरो का एक और मेगा प्रोजेक्ट है जिसपे दुनिया की निगाहें होंगी। यह है एक सैटेलाइट भेजना सूरज के नजदीक ताकि उसकी स्टडी की जा सके। ऐसे मिशन सिर्फ कुछ देश ही कर पाए हैं और अगर इसरो ऐसा कर लेता है तो यह एक मिसाल बन जाएगा। इस मिशन का नाम दिया गया है आदित्य L1। इस प्रोजेक्ट को 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड के चलते इसको डिले का सामना करना पड़ रहा है। अब कहा जा रहा है कि इसको 2022 के 3rd क्वार्टर में भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट सूरज की सतह की स्टडी करेगा, जो इसके कॉस्मिक सोर्स हैं उनकी स्टडी करेगा।
दोस्तों अगला प्रोजेक्ट है विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर। 126 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के जरिए मुंबई के ईस्ट साइड में एक गलियारा बनाया जाएगा जहां पे हजारों करोड़ का निवेश आएगा। ये मेगा प्रोजेक्ट पूरे महाराष्ट्र को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसमें बहुत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनेंगे जहां पे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को 2008 से प्लान किया जा रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट चिंताओं की वजह से इस प्रोजेक्ट को बहुत डिले का सामना करना पड़ रहा था। फाइनली इतने टाइम के बाद जून 2021 को 18 किलोमीटर के सेक्शन को मंजूरी मिल गई है और 80 किलोमीटर के लेंथ के लिए मीटिंग चल रही है। मैंग्रोव्स की सुरक्षा एक मेन रीजन था जो इतने टाइम तक इस प्रोजेक्ट को अटका के रखा हुआ था। ये जो 18 किलोमीटर का सेक्शन है चिरनेर से बलावाली तक होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक की हेल्प से फंड किया जाएगा। प्रोजेक्ट में दोनों तरफ 4 लेन के एक्सप्रेसवेज होंगे और बीच में एक ट्रांजिट रेल चलाने की भी प्लानिंग है। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे वेरियस लोकेशन पे। जैसा कि मैंने कहा, इस प्रोजेक्ट के बन जाने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और महाराष्ट्र की इकोनॉमी भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगला प्रोजेक्ट है कल्पसार डैम। दोस्तों गल्फ ऑफ खंबाट जो गुजरात के साउथ में स्थित है और यहाँ पे बहुत सी नदियों का पानी गिरता है। इसी गल्फ में बहुत से पीने का पानी वेस्ट हो जाता है जिसका यूज ड्रिंकिंग के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसी के चलते भारत का लंबे समय से प्लान रहा है कि यहाँ पर एक सुपर डैम बनाकर मीठे पानी को रोका जाए। आज के टाइम इस मेगा प्रोजेक्ट पे फिजिबल स्टडी चल रही है। 2017 में इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 90,000 करोड़ की बताई गई और इस प्रोजेक्ट को 20 साल में कंप्लीट करने की बात कही गई। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का स्केल क्या है। ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक गेम चेंजर होगा न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि महाराष्ट्र के लिए भी। जब ये डैम बनकर कंप्लीट होगा तो ये उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनेगा जिसकी लेंथ 34 किलोमीटर की होगी। अगर मैं इसके करंट स्टेटस की बात करूं तो सरकार ने 2019 में 2025 तक का प्लान रेडी कर लिया है जिसके ऊपर काम चालू है। इस टाइम के दौरान कुल 43 सर्वे को कंडक्ट किया जाएगा। अभी तक 25 सर्वे कंप्लीट कर लिए गए हैं, 8 सर्वे का काम चालू है और 10 सर्वे के लिए फंड मिलना बाकी है। जब ये सारे सर्वे कंप्लीट होंगे तो इसका DPR रेडी किया जाएगा, फिर सरकार इसके ऊपर आगे के काम के लिए एक्शन लेगी। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला मेगा प्रोजेक्ट है इंडियन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों भारत में आपको बहुत से छोटी बड़ी नदियां देखने को मिलेंगी जिनका यूज हम बहुत कम कर पाते हैं। भारत में जितनी नदियां हैं उनमें से कुछ नदियों में बाढ़ आती है और कुछ में सूखा, जिसके चलते आर्थिक तौर पर नुकसान होता है अरबों रुपए का हर साल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंडर जितने भी नदियां हैं भारत में उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट स्केल में बहुत बड़ा भी है और चैलेंजिंग भी है जिसको अंग्रेज भी नहीं कर पाए। जी हाँ, रिवर लिंकिंग का आइडिया पहले अंग्रेजों ने दिया था लेकिन उस टाइम वो भी इस काम को नहीं कर पाए थे। आजादी के बाद से ही इंडिया ये कोशिश करता रहा है लेकिन हम उतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को फंड कर पाए। लेकिन पिछले 20 सालों में जो हमारे देश की तरक्की हुई है उससे इतने बड़े प्रोजेक्ट को फंड करना आसान हो गया है और इस सपने की साकार होने की शुरुआत हो गई है। 2005 में भारत सरकार ने स्टडी करने के लिए मंजूरी दे दी थी और आज के टाइम बहुत से रूट को आइडेंटिफाई किया गया है। 2015 वो टाइम था जब पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया। ये था कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में। अगर इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट की बात करें तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा बाढ़ पे काबू पाना। दोस्तों रिवर लिंकिंग से हम वाटर लेवल के हिसाब से पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं उन नदियों में जहाँ पे पानी का लेवल कम रहता है, जिससे हर साल जो बाढ़ आती है उसको हम टाल सकते हैं और साथ में सिंचाई के लिए ज्यादा और जमीन आ जाएंगी जिससे किसानों को भी फायदा होगा। अगला मेगा प्रोजेक्ट है INS विशाल। दोस्तों INS विशाल एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसको भारत खुद से विकसित करने वाला है। बताया यह जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा कैरियर होगा बनने के बाद। अभी आज के टाइम भारत के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो ऑपरेशनल है और इसके अलावा दूसरा कैरियर को लॉन्च कर दिया गया है जिसकी टेस्टिंग चल रही है, जिसको जल्द ही कमीशन कर लिया जाएगा। लेकिन जो थर्ड कैरियर होगा इंडिया का वो इन दोनों से बड़ा होगा और खास भी, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इसको न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर बनाया जाएगा, यानी ये न्यूक्लियर एनर्जी पर रन करेगा। इसका मतलब इसको बार बार फ्यूल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ये कैरियर नेवी अपने रिजर्व में रखेगी। इसका यूज सिर्फ इमरजेंसी के टाइम होगा। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अभी डिजाइन वर्क में है और कहा जा रहा है कि जिसका डेवलपमेंट 2028 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों ये वो कुछ खास प्रोजेक्ट थे जिनके कंप्लीट होते ही इंडिया की पहचान अलग होगी। हालांकि इनके अलावा भी बहुत से मेगा प्रोजेक्ट हैं जो अपने आप में एक खास हैं। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा और कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं जो आपको लगता है कि बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे भारत की तरक्की में। दोस्तों यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लिस्ट मैंने दी है और जो नहीं दी है, कोई भी प्रोजेक्ट हो वो किसी भी मामले में दूसरे प्रोजेक्ट से छोटा या बड़ा नहीं है। सबका अपना अपना रोल होगा और इसीलिए सभी प्रोजेक्ट खास हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।